नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। NIN के इस अड्डे पर आपका स्वागत है। आज हम प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग उनको साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहेंगे क्योंकि अपने देश में ये संत, स्वामी, साध्वी, महंत, ये न जाने कितने विशेषण लोग अपने ही ले लेते हैं। उनको कोई देता नहीं है, कोई समाज, कोई समुदाय, कोई महासमागम, कोई ऐसी उपाधि नहीं देता, कोई संस्थान नहीं देता है। न जाने कहाँ से उपाधियाँ उड़कर चली आती हैं और चिपक जाती हैं कुछ लोगों के साथ। मुझे तो रजनीश याद आते हैं, गजब के आदमी थे। आचार्य रजनीश शुरू में थे, बाद में उन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। तो अपने देश में भगवान भी कोई किसी को घोषित कर सकता है, तो ऐसे में साध्वी ने अपने को साध्वी घोषित कर दिया। तो हम साध्वी क्यों कहें, हम संत और महात्मा क्यों कहें? हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं जो संत और महात्मा अपने नाम के आगे लिखते हैं, लेकिन जिनके कर्म दुष्कर्म हैं। तो ऐसे दुष्कर्मियों के बारे में हम उनको क्या बताएं, उनको कैसे विशेषण वो दें जो विशेषण वाकई उन लोगों के लिए होना चाहिए जो समाज में अच्छा काम करते हैं, जो अच्छाई के साथ खड़े होते हैं, जो मनुष्यता का पक्ष लेते हैं। तो हम बात करेंगे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये ऐसी एक महिला हैं, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं और समाज के हर एक व्यक्ति से चाहते हैं कि वो महिलाओं की इज्जत करे। लेकिन महिला हो या पुरुष, अगर आप किसी ऐसी कार्रवाई में संलिप्त हैं, शामिल हैं, जो मानवता के नाम पर कलंक है, तो उसे किस तरह से जायज़ ठहराया जा सकता है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकी हिंसा की अभियुक्त हैं, और अभियुक्त भी कोई छोटी मोटी नहीं, सबसे प्रमुख अभियुक्त हैं। उन पर और सारे मामले थे, लेकिन कानून की कई पेचीदगियों को पार करते हुए उन्होंने कई मामलों से अपना नाम हटाने में या हटवाने में कामयाबी उनको मिली। लेकिन मालेगांव का जो मामला है, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल हुए थे, अभी भी वो केस चल रहा है। NIN स्पेशल कोर्ट में वो केस बरकरार है, लेकिन NIA कोर्ट में केस बरकरार है, लेकिन NIA स्वयं चाहती है कि किसी तरह से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उस केस से छुटकारा मिल जाए। बड़ी दिलचस्प कहानी है। उनके खिलाफ इतनी जबरदस्त चार्जशीट थी, लेकिन अब जो कहा जा रहा है, जो आरोप पहले लगे थे, जो एविडेंसेज उनके खिलाफ थे, अब ये कहा जा रहा है, NIN कह रही है कि हमारे पास एविडेंसेज नहीं है। हम वकील उनके जो थे वो ये कह रहे हैं कि इनको राहत दे दी जानी चाहिए। अब उनको जमानत क्योंकि मिल चुकी है 2017 में, NIA ये जाकर नहीं कह रही है, अपील के बावजूद कुछ लोगों ने अपील की थी और कहा कि इनको चुनाव लड़ने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो जब तक कन्विक्ट कोई नहीं होता है, तब तक उसको चुनाव लड़ने से रोकना बहुत मुश्किल है। लेकिन NIA के सामने जब ये सवाल खड़ा हुआ कि उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक खूंखार, बहुत क्रूर आतंकी हिंसा की अभियुक्त हैं, तो NIA ने कहा स्पेशल कोर्ट में, अपनी स्पेशल कोर्ट में, कि हमारे पास एविडेंसेज नहीं है, लिहाजा हम चाहते हैं कि इस मामले को अब आगे न बढ़ाया जाए। इस तरह की बात NIA कर रही है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो आतंकी हिंसा और आतंकी वारदात के मामले में पड़ताल करती है। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या हालत है अपने देश की जांच एजेंसियों की इस सरकार के दरमियान। अगर आप इस चुनाव को देखें तो इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वो आतंकवाद का मामला है। वो मामला है कि किस तरह आतंकी हिंसा से देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। आतंकी हिंसा का रिश्ता पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा है, और ये बात सही है कि पाकिस्तान एक तरफ आतंकी हिंसा को बढ़ावा देता है, लेकिन आतंकी हिंसा के सिर्फ एक रंग को यह सरकार सामने ला रही है। जो आतंकी हिंसा में दूसरे समाजों के लोग शामिल हैं, जिनके बारे में ठोस सबूत कोर्ट में पेंडिंग है, उनको वो चाहती है कि उनको संत, साध्वी, महात्मा घोषित कर दिया जाए। ये बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं कि आतंकवाद आपका दुश्मन है, आप इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराना चाहते हैं,
लेकिन मालेगांव के मामले में जो आतंकी हिंसा में लिप्त लोग हैं उनको आप कहते हैं कि ये साध्वी हैं, ये संत हैं, ये महात्मा हैं। आप उनको संसद में भेजने पर आमादा हैं। आप चाहते हैं कि वो संसद में चले जाएं। हम थोड़ी देर के लिए इस केस की गुणवत्ता पर नहीं जाते, लेकिन उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कहा, हम उनके 3 केवल ऐसे वाक्य आपके सामने रखना चाहते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन पर आपको, हमको, सबको सोचना चाहिए कि मोदी जी और अमित शाह जी की पार्टी या उनकी सरकार किस तरह से आतंकी हिंसा से लड़ना चाहती है। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको सुनाता हूं 3 लाइनें अलग अलग। पहली बात उन्होंने कही हेमंत करकरे साहब के बारे में। आप जानते हैं कि जब मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त जो शहीद हुए थे हमारे देश के बहादुर पुलिस अफसर, उनमें हेमंत करकरे साहब सबसे उनका उल्लेखनीय नाम है। लेकिन हेमंत करकरे के बारे में वो क्या कहते हैं, जिनको पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मार डाला, वो आतंकवादियों से जूझ रहे थे पुलिस के दस्ते के साथ, पुलिस की पूरी टुकड़ी के साथ, और वहां पर वो आतंकवादियों से जूझते हुए शहीद हो गए। उन हेमंत करकरे के बारे में क्या कहती हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर? वो ये कहती हैं कि हेमंत करकरे मेरे श्राप से मरा। वह कुटिल देशद्रोही और धर्म विरोधी था, वो मेरे श्राप से मर गया। इसका मतलब कि मसूद अजहर की गोलियां, मसूद अजहर के लोगों की गोलियां और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का श्राप, ये दोनों का चेहरा एक है, दोनों का रंग एक है, दोनों का एक ही निशाना है। हेमंत करकरे अगर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की गोलियों से मारे गए तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बोली से भी मारे गए। गोली और बोली दोनों से मारे गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारे देश के शहीदों के लिए जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, उनके लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर और मसूद अजहर के बीच में क्या फर्क है? जब दोनों मारना चाहते हैं हमारे शहीदों को, दोनों मारना चाहते हैं उन लोगों को जो आतंकवादी हिंसा से लोहा ले रहे हैं, इस देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, इस देश की पुलिस, उन हेमंत करकरे को ये कहती हैं कि हमारे श्राप से मरा। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में मैं भी गई थी, गुंबद पर चढ़कर कुदाल हमने भी चलाई। अब सवाल इस बात का है कि इस देश की जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, उन्होंने अब तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो कैसे खुला घूम रही हैं, कैसे भाषण दे रही हैं, कैसे वो ये बता रही हैं कि आतंकवादी हिंसा से इस देश को मुक्त कराएगी उनकी पार्टी, और वो स्वयं उसको मुक्त कराने में रहेंगी, जो स्वयं आतंकवादी हिंसा का सहारा लेकर एक गुंबद पर चढ़ जाती है। क्या ये आतंक नहीं है? कानून को हाथ में लेना क्या है? यह भी तो एक तरह का आतंक है, एक तरह की दहशत फैलाना है, दहशतगर्दी है। इसे अगर दहशतगर्दी आप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि जो ये कहता, और फिर तीसरी बात जो वो कहती हैं, जिसको मैं चाहता था आपको सुनाना, कि ये चुनाव नहीं धर्म युद्ध है। कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, भारत के निर्वाचन आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, अगर भारत के चुनाव को धर्म, जाति और भाषा की संकीर्णता में बांधा जाता है तो वो वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। और आप जानते हैं कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट संविधान के आर्टिकल 324 के तहत बने हुए निर्वाचन आयोग की द्वारा बनाया गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें चुनाव लड़ने पर उनके सवाल किया जाना चाहिए था, निर्वाचन आयोग को पूछना चाहिए था। निर्वाचन आयोग ने 1999 में इसी धारा के तहत, कोड ऑफ कंडक्ट की इसी धारा के तहत, बाला साहब ठाकरे को चुनाव लड़ने और चुनाव में मतदान करने के अधिकार से 6 साल के लिए वंचित कर दिया था। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, ये लोगों को मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर धर्म और जाति की तमाम संकीर्णताओं का मसला उठा रही हैं, सीधे सीधे विद्वेष पैदा करना चाहती हैं इस चुनाव में भोपाल के, और फिर भी चुनाव आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है? अभी मैंने आज एक बयान देखा, बहुत दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, वो भी अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं, तो आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर
को क्लीन चिट मिली हुई है। अरे भाई, किसकी मिली हुई है? एक सूबे का मुख्यमंत्री गलत बयानी कर रहा है। क्या यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? अगर एनआईए की स्पेशल कोर्ट में एक मामला लंबित है प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ, तो कैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री कह सकता है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है? अगर राहुल गांधी ने गलत बयानी की कोर्ट के नाम पर, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, उनको समन हो गया, कोर्ट ने उनको आकर बुलाया, उन्हें कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी, टेंडर किया उन्होंने अपॉलजी अपने वकील के जरिए, लेकिन अभी भी नोटिस लटका हुआ है। लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये कोर्ट के हवाले कुछ भी कहें और कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अजीब हाल है इस देश का। तो मुझे लगता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में जब इस पूरे देश को मालूम है, अखबारों में छप रहा है, टेलीविजनों में आ रही है खबर कि एनआईए स्पेशल कोर्ट में ये बहुत वर्षों से कोर्ट में केस लंबित है और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उस केस को किसी न किसी तरह खत्म करने की कोशिश चल रही है, लेकिन कोशिश अभी तक सफल नहीं हुई। और आपको ये भी बता दें, इस केस में जो सरकारी वकील थी रोहिणी साल्यान, उन्होंने बाकायदे साफ साफ कहा, एक बार नहीं कई बार कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस केस में किसी तरह से उनको क्लीन चिट मिल जाए, इसके लिए उन पर भारी सरकारी दबाव था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वो अलग हो गई केस से। इतने सारे मामले प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में हैं और फिर भी मोदी जी और अमित शाह की पार्टी इस देश की जनता को, भोली भाली जनता को बता रही है कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लोहा ले रही है, आतंकवाद से जूझना चाहती है। एक सेट के आतंकवादियों से जूझना चाहती है और दूसरे सेट के आतंकवादियों को पैट्रनाइज करना चाहती है। कमाल की सरकार है, कमाल की सियासत है। तो मित्रों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में आज इतना ही, लेकिन आप इस देश में ये स्वयंभू जो संत और महात्मा हैं, साध्वी, योगी, न जाने कौन कौन महाराज, इनसे जरूर सतर्क रहिए, क्योंकि मनुष्यता अगर आपके पास नहीं है, अगर आप समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं, अगर आप नफरत की आंधी बहा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि ऐसे लोग संत, महात्मा, साध्वी और योगी और महाराज नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि अब इस देश की जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप ज़रूर इस कार्यक्रम पर अपनी राय भी दीजिए, जिससे हम आगे उसके हिसाब से कोर्स करेक्शन भी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।